नमस्कार साथियों, हम जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जो आईटीआई में चलती है उसके बारे में सैद्धांतिक अध्ययन करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर 2 साल का कोर्स है, उसके प्रथम सेमेस्टर की ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल और असाइनमेंट टेस्ट, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये विभाग जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत सारे भारतवर्ष में कार्य करता है। नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट की किताब से हम अध्ययन करेंगे। इसकी जो है विषय वस्तु की सारणी इस प्रकार है। इसका पहला अध्याय एक्सरसाइज नंबर 1.1.01 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईटीआई एंड सेफ्टी रूल, इसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सारे भारतवर्ष में एक ही सिलेबस पर कार्य करती है और इसे नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एनसीवीटी बोर्ड संचालित करता है। राजस्थान में आईटीआई जो है राजस्थान सरकार के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग प्राविधिक शिक्षा निदेशालय प्रशिक्षण राजस्थान जोधपुर द्वारा संचालित की जाती है। प्रत्येक आईटीआई में प्रिंसिपल और प्लेसमेंट ऑफिसर होता है। प्रिंसिपल के बाद में वाइस प्रिंसिपल होता है और वाइस प्रिंसिपल के पास में ये विभाग होते हैं, जिनमें ग्रुप इंस्ट्रक्टर और ग्रुप इंस्ट्रक्टर के नीचे जो है वोकेशनल इंस्ट्रक्टर होते हैं जो अलग अलग ट्रेड के लिए नियत होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, फीटर, टर्नर, वेल्डर। इसके अलावा जो है एलआई ट्रेड के इंस्ट्रक्टर, ड्राइंग इंस्ट्रक्टर, मैथमेटिक्स के इंस्ट्रक्टर, ऑडियो विजुअल के इंस्ट्रक्टर, वर्कशॉप कैलकुलेशन के इंस्ट्रक्टर और वर्कशॉप में कार्य कराने के लिए अटेंडेंट। ऑफिस के कार्य संचालित करने के लिए ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अकाउंटेंट, क्लरिकल स्टाफ और क्लास 4 होते हैं। हॉस्टल में जो है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, पीटीआई, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, हॉस्टल क्लर्क, क्लास 4 और ये होते हैं। प्रशिक्षण के लिए हमें ट्रेनिंग का सामान चाहिए, रॉ मटेरियल और पक्का सामान, मशीनरी इत्यादि। उनके संधारण के लिए स्टोर में स्टोर सुपरिटेंडेंट, स्टोर कीपर का असिस्टेंट, स्टोर कीपर और स्टोर अटेंडेंट होता है। इसके बाद में जो है कार्य करते समय वर्कशॉप में यदि चोट इत्यादि लग जाती है तो उसके लिए मेडिकल ऑफिसर, कंपाउंडर और ड्रेसर होते हैं। जब हमने इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिशियन के स्कोप का पता होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग करने के बाद कहाँ कहाँ स्कोप होगा। यदि वो नौकरी करना चाहता है तो स्थानीय बिजली बोर्ड में, रेलवे विभाग में, टेलीफोन विभाग में, एयरपोर्ट में, गवर्नमेंट ऑफिस में, सेमी गवर्नमेंट ऑफिस में, फैक्ट्रीज में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्री में, ऑडिटोरियम, सिनेमा हॉल में, कंट्रोल गियर, स्विच गियर की फैक्ट्री में, वाइंडिंग की दुकान पर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज रिपेयर की दुकान पे, होटल, रिसोर्ट्स, हॉस्पिटल, फ्लैट्स इत्यादि में मेंटेनेंस के लिए, डोमेस्टिक एम्प्लॉयंस जहाँ असेंबलिंग करते हैं वहाँ पर, सर्विस टेक्नीशियन रेपुटेटेड कंपनी में जो घर जाके मशीन ठीक करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस वायरिंग इंस्टॉलेशन के लिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यदि हम करते हैं तो हम स्विच बोर्ड के बनाने का काम, पैनल बनाने का काम, कंट्रोल गियर बनाने का काम, वायरिंग की स्थापना करने का कार्य जो है, आर्मेचर की वाइंडिंग करने का काम, डीलरशिप, बैटरी रिपेयरिंग, ट्रांसफार्मर की रिपेयरिंग, डीजी सेट की मेंटेनेंस इत्यादि से हम कार्य कर सकते हैं। जब हम प्रशिक्षण लेते हैं तो हमारा सावधानी के प्रति रवैया बिल्कुल सचेत पूर्वक होना चाहिए ताकि हम हमारे जॉब को सही प्रकार से संपादित कर सकें और ये हमारी आदत में पड़ जाना चाहिए। सेफ वर्किंग हैबिट्स ऑलवेज सेव मैन, मनी एंड मटेरियल।
अगर हमारी आदत बिल्कुल सेफ तरीके से काम करने की होगी तो हम बचाएंगे आदमी को, मुद्रा को, धन को और सामान को। अनसेफ वर्किंग हैबिट के कारण हम हमारे सामान का नुकसान कर देंगे, प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा, खुद को भी इंजरी यानी नुकसान होगा और कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके लिए जो है हमारे को सावधानी पूर्वक काम करना है। और इसके लिए बताया भी गया है कि बिजली जो है वो हमारा अच्छा नौकर है, गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। इसलिए हमें बिजली पर बहुत सावधानी से कार्य करना है। इसके सेफ्टी रूल बताए गए कि केवल क्वालिफाइड पर्सन ही जो है इलेक्ट्रिकल का कार्य करे। वर्कशॉप का जो फर्श बिल्कुल साफ रहना चाहिए, औजार बिल्कुल अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, चालू बिजली के परिपथ पे कभी भी काम न करें। यदि करना पड़े तो रबड़ के ग्लोव्स पहने और रबड़ के चटाई पे खड़े होकर काम करें। जो हमारे स्क्रू ड्राइवर है उसका हैंडल लकड़ी का या पीवीसी का इंसुलेटेड होना चाहिए। नंगे तारों को कभी भी नहीं छुएं। सोल्डरिंग जब हम करते हैं तो सोल्डरिंग आयरन को हमेशा स्टैंड में रखें। गरम सोल्डरिंग आयरन को कभी भी मेज के ऊपर नहीं रखें, अन्यथा जो है आग लगने की संभावना रहती है। फ्यूज जो है परिपथ में वो करेक्ट कैपेसिटी का फ्यूज होना चाहिए। यदि लोअर कैपेसिटी का फ्यूज लगाएंगे तो वो पहले ही ब्लो हो जाएगा, उड़ जाएगा। और यदि हमने ज्यादा कैपेसिटी का फ्यूज लगाया है तो वो हमें सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा, एक्सेस करंट को अलाउ कर देगा और उससे जो है मनुष्य और मशीनरी दोनों को नुकसान होगा और परिणाम स्वरूप धन का हानि होगा। फ्यूज को जब भी हम बदलें तो हमें स्विच ऑफ करके उसके बाद ही फ्यूज बदलने चाहिए। यदि हमारे को कोई लैंप दूर तक ले जाके कार्य करना तो उसके लिए जो एक्सटेंशन कोड प्रयोग करेंगे हम, परंतु लैंप के ऊपर प्रोटेक्शन का व्यवस्था होनी चाहिए। यदि लैंप किसी दहनशील स्थान के मटेरियल के संपर्क में आता है तो आग लगने की संभावना रहती है। हम जो भी एसेसरीज प्रयोग करेंगे जैसे सॉकेट, प्लग, स्विच, वो बहुत अच्छी कंडीशन में और ISI मार्क के होने चाहिए। कभी भी विद्युत सर्किट को टेम्परेरी लाइन से वायरिंग करके एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना नहीं चाहिए। जब हम बिजली का काम करें तो लकड़ी के स्टूल पे खड़े होके करें या इंसुलेटेड सीढ़ी पे खड़े होके काम करें। और बहुत अच्छा तो ये होगा कि हम सर्किट को, मेन स्विच को बंद कर दें। काम करते समय हमें रबड़ के मैट पे खड़ा होना चाहिए और हमारे सीढ़ी जो है वो ग्राउंड पे यानी फर्श पर बिल्कुल मजबूती से रखनी चाहिए। जब हम सीढ़ी पे खड़े होकर काम करते हैं तो उसके फिसलने की संभावना है, तो उसे कोई पकड़ के रहना चाहिए, हमारा सहायक या हेल्पर। यदि ऊंचाई के पोल पर हम काम करना चाहते हैं तो हमें सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। घूमती मशीन पर कभी भी हमारे को अपने हाथ नहीं ले जाने चाहिए और वहां पर झूलने वाली टाई जो गले में हम पहनते हैं वो तो कभी होनी ही नहीं चाहिए और हमारे शर्ट के जो बाहें हैं वो ढीली नहीं होनी चाहिए। किसी भी मशीन या एपरेटस को चलाने के पहले उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हमें पहचान लेना चाहिए। केबल जब हम रन करते हैं जमीन में तो इंसुलेटिंग पोर्सलिन की ट्यूब में या लकड़ी के टुकड़ों के साथ में उसे ले करना चाहिए। जब हम बिजली के कनेक्शन करते हैं तो वो कनेक्शन बिल्कुल टाइट होने चाहिए। अगर हमने कनेक्शन में कोई भी ढीलापन छोड़ दिया तो वहां पर से जॉइंट गर्म हो जाएगा और उसका परिणाम आग के खतरे के साथ में होगा। हमें अर्थ के कनेक्शन के साथ में हमारे अप्लायंसेस प्रयोग करने चाहिए और अर्थ के कनेक्शन के लिए हमें 3 पिन के सॉकेट और प्लग का प्रयोग करना चाहिए। जब भी हम
किसी सर्किट पर काम करें तो उसके फ्यूज जब हम बाहर निकाल लेते हैं, उसके बावजूद वहां पर एक बोर्ड लगाना चाहिए जिस पे लिखा हो मैन ऑनलाइन। जो भी मशीन है उनके इंटरलॉक जो सेफ्टी के लिए हम लगाते हैं, उन स्विचों के साथ कभी भी हस्तक्षेप न करें। घर में जो पानी का पाइप आया हुआ है उसको कभी भी अर्थिंग की तरह प्रयोग न करें। बिजली के उपकरण में कभी भी पानी न डालें और हाई वोल्टेज की लाइन पर या उनके उपकरणों पर काम करने के पहले हाई वोल्टेज को डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। अब जो भी हम मशीन प्रयोग करते हैं या सामान प्रयोग करते हैं या सामान का उत्पादन करते हैं, वो सामान मानक दृष्टि के स्टैंडर्डाइजेशन के होने चाहिए। यदि वो सामान मानक दृष्टि के होंगे, मानक को पूर्ण करेंगे, तो उनमें क्वालिटी होगी। उनको बेचना, उनको खरीदना, उनको एक्सपोर्ट करना बड़ा आसान होगा। उस पे हमारा बहुत सारा धन, समय और एफर्ट की बचत होगी। मानक को निर्धारित करने के लिए प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग एंड अप्लाइंग रूल फॉर एन ऑर्डरली अप्रोच टू स्पेसिफिक एक्टिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूजर एंड द मैन्युफैक्चरर। मानक से हमारे को, यूजर को, मैन्युफैक्चरर को और सबको लाभ है। इसको हम किसी फॉर्मूले के द्वारा मौखिक रूप से, लिखित रूप में या चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO ने ये निर्धारित किया है कि यूनिट का मेजरमेंट कैसे हो, टेक्नोलॉजी उसका कैसा हो, सिंबल कैसा हो, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैसा होना चाहिए, उसके सेफ्टी पे पर्सन, मनुष्य की भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और हमारे सामान जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए कुछ बुकलेट बनाई हुई है और उन बुकलेट का एक कोड नंबर दिया है जिसे हम ISO नंबर से जानते हैं। जो मानक प्रयोग किए जाते हैं उन मानक में BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम ISI कहते हैं, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, JIS जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, और इसी तरह से जो है यहाँ पर ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन है। मानक के क्या लाभ है? मानक के लाभ मैन्युफैक्चरर को हैं, कंज्यूमर को भी हैं और ऑर्गेनाइज्ड परचेजर जो हैं उनको हैं, एक्सपोर्ट करने वालों को भी लाभ है। जो सामान बना रहा है उसको लाभ ये है कि उसका प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया और क्वालिटी जो है उसकी अच्छी होने के कारण उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय हो गया कि वो बहुत अच्छी सामान बनाता है। इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम बाय BIS, तो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा उसकी ऑडिट भी हो गई सामान की। उत्पाद का मूल्य में भी कटौती हो जाती है इसके कारण, मानक के कारण, और उसकी जो इमेज है वो बहुत अच्छी हो जाती है बाजार में। इंटरनेशनल और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह उसकी अच्छी इमेज हो जाती है। होलसेलर, रिटेलर और स्टोर किट में भी उसका कॉन्फिडेंस और गुडविल अच्छी हो जाती है। ISI मार्क प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ऑर्गेनाइज्ड परचेजर, एजेंसी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इत्यादि जो है सब उसको प्राथमिकता देते हैं और उन प्राथमिकताओं के आधार पर उसको, अगर सामान बहुत अच्छा है तो अधिक मुद्रा देके भी, मतलब उसका मूल्य ज्यादा हो तो भी वो उसको खरीदेंगे। अगर हम मानक सामान का निर्माण करते हैं तो IDBI बैंक जो है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, वो जो है उनको इंटेंसिव यानी प्रोत्साहन भी देता है। कंज्यूमर को ये फायदा है कि कंज्यूमर को ये विश्वास हो गया कि भाई ये बिल्कुल चीज सही है और प्रोडक्ट जो है वो मानक स्तर का है, कोई खराबी आएगी तो बदल के देंगे वो लोग।
कहीं शोषण नहीं हो रहा, कहीं धोखा नहीं हो रहा कंज्यूमर को, और उसकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है। हम सब जगह सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। ऑर्गेनाइज परचेजर जो है उनको ये फायदा है कि वो जो है अनुबंध या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सुविधाजनक हो जाता है, और इंस्पेक्शन का कार्य, टेस्टिंग का कार्य खरीदते समय वो समय बच जाता है, उनका लेबर यानी मेहनत बच जाती है और धन भी बच जाता है। और इसके बाद भी अगर कोई सामान खराब आता है तो फ्री रिप्लेसमेंट जो है उसकी व्यवस्था होती है। एक्सपोर्टर को ये फायदा है कि उसको ये छूट मिल जाती है, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन की छूट मिल जाती है। एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन अथॉरिटी होती है, उनको भी ये विस्तृत इंस्पेक्शन करने में कमी हो जाती है, और इससे जो है उनका कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट का जो है उसमें काफी सेविंग हो जाती है, एक्सपेंडिचर खर्चा बचता है, समय और मजदूरी की बचत होती है। अब जब इलेक्ट्रिशियन ने मानक सामान के बारे में अध्ययन कर लिया, अब इसके बाद में वो जहाँ काम करेगा उस काम करने वाले फैक्ट्री में उसे ये पता होना चाहिए कि आपातकाल की स्थिति में बिजली कहाँ से बंद करनी है। एन इमरजेंसी इज अनएक्सपेक्टेड घटना होती है और उसमें हमें तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। एक्सीडेंट किया नहीं जाता परंतु हो जाता है और उसमें किसी भी व्यक्ति को क्षति पहुंच सकती है। इसलिए स्विचिंग ऑफ द सप्लाई विल बी द फर्स्ट एंड बेस्ट सॉल्यूशन टू अवॉइड फर्दर डैमेज ऑफ द विक्टिम। अगर कोई मनुष्य उस वक्त शिकार हुआ है तो सबसे पहला निर्णय हमारी बिजली को बंद करने का होता है, ताकि और आगे जो है उसको नुकसान नहीं हो। इसके लिए हमारे को मेन स्विच पता होना चाहिए या उसका सब स्टेशन का स्विच पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि दुर्घटना कहाँ हुई है और उस एरिया की बिजली का हमें पता होना चाहिए। इसके लिए जो है ये मेन स्विच है, इसके बाद में सब सर्किट बनाए हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बनाए हैं और उसके बाद उस मशीन का एरिया बताया गया है। जो बहुत वेल ऑर्गेनाइजेशन वर्कशॉप होते हैं वह मेन स्विच, सब मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन वे पर क्लियर मार्किंग होती है कि ये इस एरिया का स्विच है। मेन स्विच पर जो है आयरन क्लेड स्विच फ्यूज यूनिट लगती है या एमसीबी लगता है, और इन स्विचों की विशेषता ये होती है कि ये हमेशा नीचे करने पर ऑफ पोजीशन पर होते हैं, नीचे करने पर, और ऊपर करने पर ऑन होते हैं। तो आपातकाल की स्थिति में इनको ऑफ करना आसान है, नीचे किया जा सकता है तुरंत, परंतु ये जो हम स्विच प्रयोग करते हैं अप्लायंसेज को ऑन करने के लिए, ये स्विच जो है नीचे करने पर तो ऑन होते हैं और ऊपर करने पर ऑफ होते हैं। तो स्विच में और कंट्रोल स्विच प्रोटेक्टिव डिवाइस में ये अंतर है कि प्रोटेक्टिव जो है वो नीचे ऑफ होती है जबकि स्विच हमारा नीचे की स्थिति में ऑन होता है। अब इसके बाद में जो है हम सुरक्षा का अध्ययन करते हैं, सेफ्टी। एक बहुत अच्छा जो है मैकेनिक को सेफ्टी के बारे में पूरा ज्ञान होता है। यहाँ इस चित्र में जो है अंतर बताया गया है कि कुशल कारीगर में और जो अकुशल है या जिसको ज्ञान नहीं है उसमें क्या अंतर है। इसके बाल छोटे हैं, इसके बाल लंबे हैं, इसकी जेब में जो है तीखे औजार रखे हुए हैं, और इसकी स्लीव जो है बाहें चढ़ाई समेटी हुई है जबकि इसकी बाहें लटकी हुई है। यहाँ इसकी जो पैंट है वो नीचे तक बहुत लंबी है, इसकी पैंट बिल्कुल सही स्थिति में है। इसके जूते जो है लाइट वेट के शूज है और इसके सेफ्टी बूट इसने पहने हुए हैं। हम सुरक्षा को 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं: सामान्य सुरक्षा, मनुष्य की सुरक्षा
और मशीन की सुरक्षा। सामान्य सुरक्षा में हम देखते हैं कि हमारा फर्श और गलियारा बिल्कुल क्लीन और क्लियर रहना चाहिए, साफ, और उसमें कोई सामान नहीं पड़ा हुआ होना चाहिए। वर्कशॉप में हमें कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, केवल पैदल या सामान्य तरीके से चलना चाहिए। मशीन को कभी भी चालू अवस्था में नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर हम अधिकृत नहीं है तो उस मशीन को या इक्विपमेंट को हमें छूना नहीं चाहिए। लटकते हुए अगर कोई लोड है तो उसके नीचे से नहीं गुजरना चाहिए। जॉब काम करते समय जो है वहां पर मजाक या चुटकुले इत्यादि नहीं बोलने चाहिए। सही जॉब के लिए सही औजार का प्रयोग करना चाहिए। हमारे जो टूल्स जो हैं वो प्रॉपर जगह पर हमें रखने चाहिए। अगर कहीं तेल धुल गया हो तो उसे तुरंत पोंछा लगा दें। जो टूल जो है घिस गए हैं उनको बदल दें। कभी भी जो है तेज प्रेशर की हवा जो है आपकी तरफ या किसी आपके साथ काम करने वाले कोवर्कर की तरफ नहीं करें। वर्कशॉप में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। मशीन को साफ रखें, परंतु घूमती कंडीशन में कभी सफाई नहीं करें। जो मशीन के आसपास मेटल कट के बाहर अलग हो गया उसको एक तरफ अलग कर दें। मशीन को चलाने के पहले मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में पर्सनल सेफ्टी, हमें इस तरह का एक पीस का जो है वो ड्रेस पहननी चाहिए। बटन जो है बंद करे हुए रहने चाहिए। टाई या स्कार्फ नहीं पहननी चाहिए। बाहें हमारी जो है बिल्कुल सही तरीके से टाइट और कोहनी से ऊपर होनी चाहिए। सेफ्टी जूते या बूट पहनने चाहिए। चेन बांध के रखनी चाहिए उनकी। बाल जो है छोटे होने चाहिए। हमारे को कोई अंगूठी, घड़ी या चेन नहीं पहननी चाहिए। मशीन के ऊपर झुकना नहीं चाहिए। कूलेंट से हाथ नहीं धोने चाहिए। चलती मशीन के गार्ड नहीं हटाने चाहिए। जो हथौड़ी या छीनी पर जो चिप्पे बाहर आ गई उनको हटा देना चाहिए, काम में नहीं लेना चाहिए। मशीन को तब तक स्टार्ट नहीं करें जब तक कि हमें उस वर्क पीस के बारे में पक्का बांध दिया ये नहीं पता हो। मशीन की फीड न्यूट्रल कंडीशन में हो या मशीन का एरिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी हमें मशीन चालू करनी चाहिए। डोंट एडजस्ट क्लैंप और होल्डिंग डिवाइस व्हाइल द मशीन इज इन मोशन। मशीन जब घूम रही हो तो कभी भी होल्डिंग डिवाइस या क्लैंप को एडजस्ट नहीं करना चाहिए। नेवर टच द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ वेट हैंड। गीले हाथों से हमें बिजली के उपकरणों को नहीं छूना चाहिए। फॉल्ट अगर कहीं है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में तो उसे प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिजली के कनेक्शन जो है वो ऑथराइज इलेक्ट्रिशियन नहीं करे हुए हों। काम पर ध्यान रखें। आपका व्यवहार शांत होना चाहिए और आप किसी भी चीज को जब काम करें तो सही तरीके से करें। आप अपने आप को कहीं ऐसी जगह एंगेज न करें कि आपका ध्यान जो है जॉब पर से हट जाए। कभी भी जो है किसी और के ध्यान बटाने पर विचलित न हो। कभी भी चलती हुई मशीन को हाथ से रोकने का प्रयास न करें। मशीनरी की सेफ्टी, यदि कुछ गलत हो रहा हो तो मशीन को तुरंत बंद कर दें। मशीन को साफ रखें और उसकी जो एसेसरीज अगर खराब हो गई है जैसे होल्डिंग डिवाइस, नट बोल्ट इत्यादि, तो उनको तुरंत जो है बदल दें। अगर हम मशीन को चलाना नहीं जानते तो हम उस पर कोई ऑपरेशन न करें। अगर जब तक पावर ऑफ नहीं हो तब तक कोई टूल को हम एडजस्ट नहीं करें। अगर हमें स्पीड बदलनी हो तो पहले मशीन को बंद करें। फीड जब हम दे रहे हैं तो फीड को बदलने के पहले मशीन को डिसएंगेज करें, परंतु डिसएंगेज करने के पहले मशीन को बंद कर दें। चेक द ऑयल लेवल बिफोर स्टार्टिंग द मशीन।
मशीन को चालू करने के पहले तेल का लेबल देख लें। नेवर स्टार्ट ए मशीन अनलेस ऑल द सेफ्टी गार्ड्स आर इन पोजीशन। सारे सेफ्टी गार्ड जब तक अपनी सही अवस्था में नहीं है तब तक मशीन चालू नहीं करें। अगर कोई नाप लेनी हो जॉब की तो मशीन को बंद करने के बाद ही मेजरमेंट लें। यदि कोई बहुत भारी जॉब मशीन पे लोड करना हो या अनलोड करना हो तो लकड़ी के फंटों पर जो है रख के फिर कार्य करना चाहिए। सेफ्टी को समझ लें और सेफ्टी इज ए हैबिट कॉन्क्लेट इट मतलब विकसित करें। इसके बाद में जो है सेफ्टी साइन जो है इनका हमें पता होना चाहिए। सेफ्टी साइन जो है मैंडेटरी यानी अनिवार्य, वो ये कंपलसरी करना है। ये सामान जैसे हेलमेट लगाना है कहीं पर या सेफ्टी बेल्ट लगाना है वो कंपलसरी है, तो ये निशान मैंडेटरी होंगे। चेतावनी देने वाले साइन हमें पहले बताते हैं कि भाई ऐसा संभव हो सकता है, और इंफॉर्मेशन वाले जो है वो पहले सूचना देते हैं। तो इनके बारे में भी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल में अब हम आगे देखते हैं। प्रैक्टिकल में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1.01 में हम देखते हैं कि विजिट टू वेरियस सेक्शन एंड ड्रा द लेआउट ऑफ ITI एंड रोड सेफ्टी। जो ITI है, बच्चे जब एडमिशन ले लेते हैं, प्रवेश हो जाता है, तो उनको हम इंस्ट्रक्टर जो है साथ लेके जाएंगे और वो विभिन्न सेक्शन में लेके जाएंगे। वहां पर जो है वो ये पता लगाएंगे कि स्टाफ मेंबर का नाम क्या है और उसका पद क्या है। इसके अलावा कौन सा सेक्शन है वो और कौन सी ट्रेड है वहां पर और वहां क्या ट्रेनिंग दी जाती है। ITI जो है वो रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है, बस स्टेशन से कहाँ पर स्थित है, बस का रूट नंबर क्या है ना, ये सब जो है बातें पता होनी चाहिए। इसके अलावा उस ITI का टेलीफोन नंबर क्या है, ईमेल ID क्या है, नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, फायर स्टेशन कहाँ है, इन सब की जो है जानकारी विद्यार्थी को पहले ही बता दी जाती है। इसके बाद में उसे जो है चार्ट इत्यादि बता करके संकेतों और सिंबल के बारे में बताया जाता है। इसके पश्चात उसका टेस्ट या असाइनमेंट लिया जाता है। गिव शॉर्ट आंसर regarding the supply of electricity. The government of India passed an act in parliament to implement the electricity rule framed. How will you call the rule? तो कौन सा रूल जो है वो पास किया और उसको हम किस नाम से बोलेंगे, तो इसका हम बताते हैं उत्तर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956। 1956 में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल पारित हुआ था। इसे हम IE रूल के नाम से भी जानते हैं। यदि हमें अर्थिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो ISI की जो बुकलेट है उसका क्या नाम होगा, तो उसके लिए हम ISI कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग के नाम से जो है उस बुकलेट को लेके आएंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं और उनके उत्तर जो है वो हम ज्ञात करते हैं, और इस प्रकार पहले अध्याय का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। इसके बाद में हम जो है अगले अध्याय का अध्ययन करेंगे।